हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट को डिस्कस किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एस्टेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। और देखिए, ट्राई करेंगे कि आज ही क्लास खत्म हो जाए और उसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो फिलोसफर आप लोगों ने स्टडी किए हैं क्या वो रियल एप्लीकेबल हैं, यानी ये रियलिटी में वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो ये कहाँ से फाइंड आउट होगा? तो ये प्रीवियस ईयर से फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, हमने लास्ट टाइम पे यहाँ तक डिस्कस किया था कोलबर्ग्स थ्योरी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बात करेंगे और उनकी साइको सेक्सुअल थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि साइको सोशल थ्योरी के बारे में अगर आप पूछा जाए तो आपको आंसर क्या करना है, ये याद करना है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड याद करना है, यानी ये वर्ड अगर कहीं पे दिख रहा है, ठीक है, और आपको टिक करना है तो आप ये ही टिक करेंगे। उसके बाद ये कहाँ से थे? तो ऑस्ट्रिया। और बाद में कहाँ पे थे? यानी बाद में इन्होंने अपनी सिटीजनशिप चेंज की थी, तो यूके। डाइट कहाँ पे थे? यूके। और उसके बाद नोन एज ए फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो थ्योरीज है वो अनकॉन्शियस माइंड की है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की है और पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर की है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको फाइंड आउट करने के लिए रियल आंसर, है ना, कि रियल आंसर आपका क्या है। उसके बाद की कंसेप्ट्स हैं थियरी के। तो देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर और पर्सनैलिटी में इन्होंने 3 कंपोनेंट बताए हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। हालांकि देखो ये हैं सिमिलर, है ना, काफ़ी हद तक ये क्या है, सिमिलर है, लेकिन कुछ एक बेसिक डिफ्रेंशिएट है जो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे ईड क्या है? इंस्टिंक्ट डिजायर्स हैं, ऑपरेट है अनकॉन्शियसली है। ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल, ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टिंक्ट मतलब ऐसा हो सकता है कि सिक्स सेंस टाइप की इंस्टिंक्ट अंदर से क्या बोल रहे हैं। उसके बाद ईगो। ईगो में क्या है? ये वर्ड रैशनल है। रैशनल का मतलब क्या होता है? तर्क संगत या तार्किक जैसा कुछ। बैलेंस है किसके बीच में? ईड एंड सुपर ईगो। ठीक है, रियलिटी प्रिंसिपल, यानी तार्किक हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ही क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सुपर ईगो की, तो मॉरल कंसाइंस है और उसके बाद मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, तो ये आपको याद रखना है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था कि एथिक्स में और मॉरलिटी में क्या डिफ्रेंशिएट है। तो देखिए, मैं बता देता हूँ मॉरलिटी और एथिक्स में क्या मतलब है। अगर आप हिंदी में इसका अनुवाद करोगे तो दोनों का मतलब ही क्या होता है? नैतिकता होती है ना। लेकिन मोरल क्या है? मोरल सब्जेक्टिव इन नेचर है ना। मोरल क्या है? सब्जेक्टिव इन नेचर। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि किसी की हत्या करना तो नैतिक रूप से गलत है ना। लेकिन मान लो कि हमारे आर्म पर्सनल यानी हमारे आर्मी पर्सनल्स किसी मिलिटेंट को मार देते हैं, तो वो मोरली क्या हुआ? तो मोरली ठीक हुआ। या आप किसी को सेल्फ डिफेंड में मार देते हो ना, सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मार देते हो तो मोरली क्या होगा? वो ठीक होगा। लेकिन एथिक्स क्या बोलेगा कि हत्या का मतलब तो हत्या ही है और वो नैतिक रूप से गलत है। तो एक ये बेसिक सा डिफ्रेंशिएट है। हालांकि यहाँ पे कितना ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सिविल सर्विसेज में जो मॉरल इंटीग्रिटी और एथिक्स के जो केस स्टडीज आते हैं वहाँ पे ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रक्चर और पर्सनैलिटी में 3 आपको पता चल गए, ईगो और सुपर ईगो। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट सिगमंड फ्रॉइड का है या इनमें से कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट और विच ऑफ द फॉलोइंग यस, है ना। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद लेवल ऑफ कंसाइंस की बात करते हैं। इन्होंने लेवल ऑफ कंसाइंस को भी 3 लेवल में डिवाइड किया है, कंसाइंस, प्री कंसाइंस और अनकंसाइंस। कंसाइंस में क्या है? जो अवेयर है, जो हमारा माइंड है, अटेंटिव है, चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। प्री कंसाइंस में क्या है कि जो हमने पीछे देखा हुआ है उसको रिकॉल कर लिया, उसको क्या कर लिया है? रिकॉल। ठीक है, उसके बाद है अनकंसाइंस में क्या आएगा? डीप डिजायर्स, फियर्स, ट्रामा, मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस है, कोई पास्ट ट्रामा रहा है, कोई पास्ट एक्सीडेंट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करेगी। ठीक है, उसके बाद साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, कितनी है? तो 5 स्टेजेस हैं। एग्जाम में अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछेंगे कि नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है, एंड यू शुड बी आंसर कितनी है? 5 स्टेजेस है। ठीक है, और उन्होंने हर एक स्टेजेस में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है कि इस स्टेज में क्या हो सकता है, उस स्टेज में क्या हो सकता है। जैसे ओरल है, ओरल में बच्चा क्या है? चीज़ों को काटता है ना। तो जैसे ओरल में है, एज क्या है? ये 1 ईयर, 0 से लेके। उसके बाद बाइटिंग है, ठीक है, सकिंग है। उसके बाद एनल में क्या है? 1 से लेके 3 साल। इसमें क्या है? बच्चा टॉयलेट जाना सीखता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। फेलिक में क्या आएगा? 3 से 6 ईयर। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन सेम सेक्स पेरेंट। ठीक है, और लेटेंसी में क्या आएगा? लेटेंसी में है 6 से लेके 12 ईयर। उसमें क्या है? सेक्सुअल फीलिंग, फोकस ऑन सोशल एकेडमिक स्किल्स। उसके बाद नेक्स्ट आएगा जेनेटियल 12 ईयर्स। मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट, डेवलपमेंट इंटीमेट रिलेशन, यानी सोशल रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है? तो
5 है, ठीक है। उसके बाद देखिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। एरियाज जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, रोल ऑफ टीचर है, डिसिप्लिन है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्रूशियल है। उसके बाद रोल ऑफ टीचर, इमोशनल सपोर्ट। देखिए ये फालतू है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा हम वहीं पे बात करेंगे। क्रिटिसिज्म क्या है, तो देखिए क्रिटिसिज्म ये है कि फोकस्ड ओनली सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल पे ही ये क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पे, सिगमंड फ्रॉइड इज एसोसिएटेड विद द विच थ्योरी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा हुआ है कि किसके में ये, तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी में ही ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी दैट फॉलोज द रियलिटी प्रिंसिपल इज, तो हमने बात की थी ना ईड, ईगो, सुपर ईगो, है ना, तो किसमें है, ईगो, जो की टर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद फिक्सेशन एट द एनल स्टेज ऑफ मेल एट टू, तो क्या है, मोरल ऑर्डिनेंस और मिसनेस। उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है, आने के ज़्यादा चांस है। द ओडिपस कॉम्प्लेक्स ऑक्योर ड्यूरिंग विच स्टेज, ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, तो देखिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में है, तो फेलिक्स स्टेज में है, एज लगभग 3 से 6 ईयर। और यहाँ पे क्या है कि बच्चा अपनी माँ की तरफ यानी जेंडर के रिवर्स की तरफ ज़्यादा फोकस रखता है, ज़्यादा ध्यान रखता है, और जो रिवर्स जेंडर है उस पर, सेम जेंडर है उस पर क्या करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, या उससे आप ऐसा मान सकते हो कि उससे परेशान होता है या उसको बुरी नज़र से देखता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, मैं दोबारा से इसको समझा देता हूँ इजीली। मान लो कोई लड़का है तो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करेगा और जो फादर है उससे नफरत करेगा, ठीक है। तो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, और किस स्टेज में आता है ये, तो फेलिक्स स्टेज में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है जेरोम बर्नर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, नाम आपको पता है बर्नर, और कौन सी थ्योरी, तो इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। और उसके बाद बॉर्न आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फील्ड आपको याद रखना पड़ेगा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एजुकेशन है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया था, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, स्पाइरल कैरिकुलम, डिस्कवरी, लर्निंग। तो देखिए जो कीवर्ड्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। की कॉन्सेप्ट्स क्या है, तो देखिए यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे इनेक्टिव है, आइकॉनिक है और सिंबॉलिक है। उसके बाद एज, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनता है तो फिर यहाँ से एज से क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनेक्टिव एज किस में कंसिडर करना है, आइकॉनिक एज किस में कंसिडर करना है, और सिंबॉलिक एज किस में कंसिडर करना है। तो इनेक्टिव एज में क्या होगा कि एक्शन से, है ना, एक्शन से चीज़ें बच्चा क्या है सीखेगा, और आइकॉनिक एज में 1 से 6 साल के बीच में है, इमेजेस से सीखेगा, ठीक है, कोई पिक्चर देख के। जिस क्लासरूम में आज के टाइम पे क्या है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है वो भी यही बोलती है, जैसे प्रोजेक्ट और पिक्चर से देख के चीज़ें बच्चे सीखते हैं। उसके बाद सिंबॉलिक में क्या है, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबल्स, किससे लर्न करेगा, तो लैंग्वेज और सिंबल से, ठीक है। उसके बाद है स्पिरिचुअल कैरिकुलम में एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट टू एनी एज इफ प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड, हाँ ठीक है, कैरिकुलम में क्या रहेगा, स्ट्रक्चर्ड चीज़ें सीखी जाएंगी। डिस्कवरी लर्निंग में क्या है, लर्निंग इज एक्टिव थ्रू एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिस्कवरी में क्या है कि बच्चा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट का मतलब क्या है कि चीज़ों को सोल्व करेगा। स्कैफोल्डिंग ऑलरेडी मैंने बताया था कि कोई यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे को हेल्प करेगा, ठीक है, यहाँ पे टीचर्स क्या कर सकते हैं, उसको हेल्प करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन जेरोम बर्नर एंड जीन पियाजे, क्योंकि देखिए जीन पियाजे की भी जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है ना, इनके बीच में डिफरेंशिएट क्या है, तो ज़्यादा कुछ बेसिक डिफरेंशिएट है नहीं, ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंशिएट नहीं है, सॉरी। तो थ्योरी नेम क्या है, थ्योरी नेम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अप्रोचेस क्या है, उनकी स्टेजेस बेस्ड थी, जैसे 4 स्टेजेस थी। इनका क्या है, इंस्ट्रक्शनल है, स्पाइरल है, फ्लेक्सिबल लर्निंग। तो आपको क्या याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, बस ये, ठीक है। उसके बाद ये स्टेजेस आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर रहा हूँ। देखिए अप्रोचेस आपको याद रखनी है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, स्टेजेस। इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अलग अलग आइडियाज़ बताए हैं, अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं। इन्होंने इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक में बताया, ठीक है। और इन्होंने ये बोल दिया कि नो एज बाउंड, कि एज का कोई ज़्यादा मैटर यहाँ पे है नहीं, ठीक है। रोल ऑफ टीचर जरूरी नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा है, सेम सा है, बस ये 2 चीज़ें ही आपको याद रखनी है, ठीक है। किसके बीच में, बर्नर और जीन पियाजे के बीच में, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन है, हु प्रपोज द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो किन्होंने बात की थी, जीन पियाजे, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ स्पेरिल कैरिकुलम, जो हमने अभी देखा है, कौन है, बर्नर है। उसके बाद पियाजे एम्फसाइज दैट डेवलपमेंट, तो किस पे है, प्रीसेट्स लर्निंग पे। उसके बाद बर्नर थ्योरी, द मोड वेयर लर्निंग इज बेस्ड ऑन इमेज इज कॉल्ड आइकॉनिक, तो किस पे है, आइकॉनिक, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सिर्फ हम उतनी ही बातें करें जो कि हमारे एग्जाम
रिलेवेंट है, और अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप एक बार मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद रेमंड बी कैटल है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा तैयार हो जाता है, पूछ लिया जाएगा कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी किसने दी है, तो आपको आंसर रखना है यार, ठीक है। ये रेमंड बी कैटल, फुल नेम रेमंड बी कैटल, कहाँ से हैं, इंग्लैंड से, ठीक है। उसके बाद फेमस 16 पर्सनैलिटी फैक्टर मॉडल16PF, थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी, फैक्टर एनालाइज। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। देखिए अगर आप कीवर्ड्स भी याद रख पा रहे हो तो आपको काफ़ी इजी रहेगा एग्जाम में इनको सॉल्व करने में। तो कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी क्या बोल रही है, उन्होंने बोला है कि इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एंटिटी, है ना, एक ही टाइप नहीं है, उसके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स इन्होंने बताया, जैसे कि हमने हॉवर्ड गार्डनर के बारे में देखा था, तो इन्होंने बताया फ्लूइड इंटेलिजेंसी है, ठीक है, और उसके बाद क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी है। डिस्क्रिप्शन में क्या बताया, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, सॉल्व प्रॉब्लम, इनेट कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी ऑलरेडी ही बच्चे में क्या है, कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास है। पैटर्न है, एनालॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, डिक्लाइन विद एज, एग्जाम्पल सॉल्विंग ए पजल यू हैव नेवर सीन बिफोर, एक पजल को सोल्व करना। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी में क्या है, एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ओवर टाइम, जैसे जैसे बच्चे का या स्टूडेंट का टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो उसको नई चीज़ें सीखने में हेल्प करेगा। इंप्रूव विद एज एंड लर्निंग, ठीक है, और इन्वॉल्व्स लैंग्वेज, वोकेबलरी, जनरल नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स और सॉल्विंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। तो 2 तरह की इंटेलिजेंसी के बारे में इन्होंने बात की, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी, ठीक है, जीसी, और फ्लूइड इंटेलिजेंसी, ठीक है। और आपको याद रखना है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, ठीक है। अगर आप इतना भी याद रख पा रहे हो तो काफ़ी है। उसके बाद है, दोनों में डिफरेंस है, फ्लूइड इंटेलिजेंसी और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी में बेस्ड ऑन इनेटेड एबिलिटी, मतलब ऑलरेडी जो फिक्स हैं, जो कि बच्चे में आई हैं। एक्वायर्ड नॉलेज, नई चीज़ें सीखना, वो इसमें आएगा, ठीक है। इनेटेड में क्या है, जो ऑलरेडी बच्चे में हैं, और क्रिस्टलाइज में क्या है, जो कि बच्चे ने नई सीखी है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है, तो अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, लेटर एजुकेशन, कंटेंट नॉलेज, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, अकॉर्डिंग टू कैटल फ्लूइड इंटेलिजेंसी इज इनेटेड एबिलिटी टू सॉल्व नोवल प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड इंटेलिजेंसी के बारे में बात की है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी में क्या है, एज एंड एक्सपीरियंस क्या करेगा, यहाँ पे मैटर करेगा, एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बच्चा चीज़ों को सीख लेगा। हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी, तो आंसर करो, क्या है आंसर, रेमंड कैटल, ठीक है। उसके बाद विच इंटेलिजेंसी हेल्प इन सॉल्विंग अनफैमिलियर प्रॉब्लम, तो फ्लूइड, ठीक है। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी सिलेक्टेड है ना, अगर आप इनको भी सोल्व कर रहे हो तो काफ़ी है। उसके बाद है विलियम सेल्डन्स सोमटॉप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी आपको याद रखना है, इनका नाम आपको याद रखना है, विलियम सेल्डन का। और विलियम सेल्डन है, अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट हैं, कहाँ से हैं, अमेरिकन है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, आप ऐसा बोल सकते हो कि क्लासिफिकेशन किया है ना, बॉडी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, टाइप के अकॉर्डिंग, और इन्होंने टाइप दिए हैं, ठीक है। विलियम सेल्डन प्रपोज द फिजिकल बॉडी टाइप, सोमोटाइप्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसी बॉडी टाइप है वैसी ही पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडोफॉर्म है, फिजिकल ट्रेट्स क्या होगा, सॉफ्ट राउंड बॉडी गेन्स फैट इजीली, है ना, तो इंडोफॉर्म आपको ये याद रखना है। हालांकि देखो इतना डिटेल से क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी सेफ साइड हमें ये पता होना चाहिए। तो इंडोफॉर्म है, सॉफ्ट राउंड बॉडी गेन्स फैट इजीली। एग्जाम्पल सेंटा क्लॉज लाइक पर्सनैलिटी, सेंटा क्लॉज आई होप आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद है मेसोफॉर्म, मस्कुलर स्ट्रॉन्ग बिल्ड एथलीट, है ना, मेसोफॉर्म है, क्या है ये, मस्कुलर स्ट्रॉन्ग बिल्ड एथलीट टाइप बॉडी, है ना। उसके बाद है एक्टोफॉर्म, थीन फ्रेगल नैरो शोल्डर, ठीक है। ये उसके टाइप्स हैं, बस आपको पता होना चाहिए, बस ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट दे रखा है, जैसे एंडोमॉर्फ में क्या है, रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद है जो मेसोफॉर्म है वो बोल्ड होगा, एक्टोफॉर्म कैसा होगा, इमोशनली और शाय टाइप का होगा। क्रिटिसिज्म क्या है, ओवर सिंप्लीफाइज ह्यूमन पर्सनैलिटी, सही बात है कि देखो इतना इजीली नहीं है किसी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप, हो सकता है कि बॉडी टाइप कुछ और है और उसकी पर्सनैलिटी कुछ और है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, विलियम सेल्डन क्लासिफाइड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। ए थीन एंड इंट्रो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सेल्डन इज क्या है, तो एक्टोफॉर्म है। उसके बाद है विच सोमोटाइप एज एसोसिएटेड विद द मस्कुलर एंड असर्टिव इंडिविजुअल, क्या है,
तो मेसोफोर है। उसके बाद वन मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ सेल्टन्स थ्योरी इज, तो क्या है, इट इज़ नॉट साइंटिफिक एंड प्रमोट्स स्टीरियोटाइपिंग। उसके बाद है विलियम स्टर्न। अब देखिए विलियम स्टर्न्स क्या है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेंटेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने मेजरमेंट की है इंटेलिजेंसी की, पर्सनैलिटी की और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बात की, और इन्होंने रैशनल एग्जाम्पल्स दी हैं किसके लिए, इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए। तो की कंट्रीब्यूशन क्या है, इंटेलिजेंसी कॉन्सेंट्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर करना है। उसके बाद मेंटल एज की बात हो रही है, क्रोनोलॉजिकल एज की बात हो रही है, और एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि एक इंडिविजुअल है उसकी मेंटल एज कुछ और हो सकती है और रियल एज कुछ और हो सकती है। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस उन्होंने बात की है, नोमोमेथेटिक और आइडोग्राफिक। जो नोमोमेथेटिक है वो क्या बोल रहा है, फोकस ऑन कॉमन ट्रेट इन ग्रुप यूज्ड इन स्टैंडर्ड टेस्टिंग, और आइडोग्राफिक वो क्या बोल रहा है, फोकस ऑन इंडिविजुअल यूनिकनेस और पर्सनल ट्रेड्स। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, क्रिएटिविटी है, मोरल रीजनिंग है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखो जो फर्स्ट इंटेलिजेंसी और मेंटल एज की बात हो रही है, इनमें दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है बीने और स्टर्न में। तो जो बीने है उन्होंने क्या डेवलप किया था, तो मेंटल एज फॉर्मूला, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था IQ फॉर्मूला, फोकस ऑन स्कूल प्लेसमेंट और एम्फेसाइज इंडिविजुअल यूनिकनेस। तो ये आपको जो डिफ्रेंशिएट ये पता होना चाहिए। ठीक है, बीने और स्टर्न का। उसके बाद ये MCQ क्वेश्चन है, आज के लिए सिर्फ इतना रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो विलियम स्टर्न इज बेस्ट नोन फॉर IQ फॉर्मूला, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्टर्न्स फॉर्मूला फॉर IQ इज मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। बीने का फॉर्मूला सभी को पता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और स्टर्न एडवोकेट फॉर क्या, रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्नर। ठीक है, तो एस्टेट एग्जामिनेशन में जब हम क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो इन सारे फिलोसफर्स को वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस में एप्लीकेबिलिटी कैसे है। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना, बाय एंड हैव ए नाइस डे।